हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना और विकास। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने दूसरा पार्ट आज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एसके झा जो सामान्य विज्ञान है उसके 5th एडिशन की एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, उसके हम लोग क्वेश्चनों को और चैप्टर वाइज क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो थ्योरी है, थ्योरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरा एनसीईआरटी कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनकी बुक से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है इनकी जो सामान्य विज्ञान है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड को कवर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बाद दूसरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने परमाणु और थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, और उसकी सीमाओं को भी पढ़ लिया था, और डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने रदरफोर्ड का भी नाभिकीय सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग कल मैंने पढ़ा दिया था, आप जाकर उनकी मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान की इकाइयों भी हमने बता दिया था, न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ लिया था। मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के प्रमुख मुख्य गुणों के बारे में पढ़ लिया था हमने। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कच्चा कच्चा ऑर्बिट या सेल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कच्चा यानी ऑर्बिट, सेल यानी सेल। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कच्चा यानी ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार लगाते हैं उसी को कच्चा या सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कच्चा की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कच्चों की संख्या 7। ठीक है दोस्तों, और कच्चा को KLMNOPQ यानी कच्चा को KLMNOPQ अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है? तो सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कक्षा कितनी होती है? तो 7 होती है। और कैसे दर्शाते हैं? तो KLMNOPQ से। ठीक है दोस्तों, और नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को के कहा जाता है। तो जो नाभिक के सबसे नज़दीक रहता है उसको क्या इसके दर्शाया जाता है? यानी के से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नाभिक के सबसे जो नज़दीक है उसको के से दर्शाया गया है, फिर उसके आगे फिर एल, फिर MNOPQ। ठीक है दोस्तों, तो जो अंदर है उसको अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो अंदर से जो है वो बाहर आएगी तो ऊर्जा क्या होगी हम लोग की? बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, और नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है कक्षा है हम लोग की, जो बीच वाला खाली है उसको कक्षा कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की क्या है? कक्षा है। ठीक है दोस्तों, और इसको एन बराबर क्या है हम लोग का? कक्षा 1 है। फिर एन बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा, या फिर ये तीसरी कक्षा, ये फिर चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, फिर छठवीं कक्षा, तो इसी प्रकार सातवीं कक्षा। तो इसी प्रकार ये सातवीं कक्षा तक और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हम लोग अंदर से जो बाहर जाते हैं जाने पर क्या ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ऊर्जा का क्रम, तो ऊर्जा क्रम को बताया गया, हमने वही बताया कि उसके बाद यल, उसके बाद यम, उसके बाद यन, OPQ यानी क्यू की सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा होता है हम लोग का बोरबोरी मॉडल। अब बोरबोरी का मॉडल देखते हैं। बोरबोरी मॉडल के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या है। तो n हम लोग की क्या है? कक्षा की संख्या। और बोरबोरी का मॉडल के अनुसार चक्कर लगाने की अधिकतम संख्या कैसे दर्शाते हैं? तो 2n² से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे थे कक्षा की संख्या के नाम और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाँ, यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो के में कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 1 यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब n बराबर 2 रखते हैं तो l में कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 गुणित 2 के पावर 4 यानी कि 4 दूना के 8 यानी 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार n बराबर 3 रखते हैं तो m की कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 3 के पावर 9 यानी 9 दूना के 18 यानी कि 18 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर 4 रखने पर तो n की कक्षा संख्या तो कितनी हो जाएगी n में? तो 2 गुणित 4 के पावर 2 यानी कि 32 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 5 से 6 से 7 से, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ n बराबर बस रख के याद करना है, तो 2n² से बोर के मॉडल से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है
तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, निश्चित कक्षा में रहकर जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निश्चित कक्षा में रहकर, निश्चित जो कक्षा है उसी में रहता है, और ये जो निश्चित कक्षा है उसी में रहकर नाभिक के जो चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में, जो अपनी नज़दीक ये है, नज़दीक से अपने दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वो ऊर्जा क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नज़दीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो ऊर्जा का त्याग करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वाली नज़दीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, तो त्याग करेगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया। तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किसने किया, तो नील्स बोर ने किया। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किसने किया, तो नील्स बोर ने। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं उपकक्षा यानी सब सेल या सब ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कक्षा पढ़ लिया था, अब देखते हैं उपकक्षा। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती हैं जिन्हें क्या हम लोग क्या कहते हैं, तो SPDF आदि के अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, तो सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उपकक्षा में SPDF होता है। ठीक है दोस्तों, कक्षा में हम लोग को होता है KLMNOPQ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा में, और उपकक्षा हम लोगों का SPDF। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा, फिर उपकक्षा, फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। जैसे कक्षा में हम लोग की 2 है। ठीक है दोस्तों, तो उपकक्षा कितनी हो जाएगी, हम लोग की S में है। ठीक है दोस्तों, और उपकक्षा S। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है दोस्तों, और यल कक्षा की संख्या में 8। ठीक है दोस्तों, तो उपकक्षा में SP हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, SP। ठीक है दोस्तों, उपकक्षा कितनी हो जाएगी, उपकक्षा P, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। और यम में कितनी हो जाएगी, यम में तो 18 हो जाएगी कक्षा की संख्या, और उपकक्षा में SPD हो जाएगी, और उपकक्षा की कौन सी होगी, तो D वाली होगी, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी, और 32 हो जाएगी N बराबर 32 हो जाएगी कक्षा की संख्या, तो उपकक्षा में SPDF हो जाएगी, और उपकक्षा कौन सी होगी, तो F में होगी, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये उपकक्षा है S बराबर 2, यानी कि ये S बराबर 2 क्या, S उपकक्षा में आएगा। फिर ये जो 8 है फिर P उपकक्षा में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार 18 है D उपकक्षा में आएगा, और 32 क्या है, F उपकक्षा में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कक्षक यानी कि ऑर्बिटल। नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। यानी कि नाभिक के चारों तरफ वहाँ जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अब प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन को आधा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे है हम लोग का उपकक्षा और कक्षकों की संख्या, तो एस में कक्षा में कितने हैं, तो 2 है, तो हम लोग कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार P बराबर 6 है, तो हम लोग कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। एक ये हो गया, फिर एक ये 3, यानी कि 3 कक्षकों की संख्या। उसी प्रकार जब D बराबर 10 है उपकक्षा संख्या, तो कितनी हो जाएगी कक्षों की संख्या, तो 5। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 14 है F बराबर, तो उपकक्षा की संख्या, तो हम लोग कक्षकों की संख्या 7 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो उपकक्षा में कक्षकों की संख्या S बराबर 2 है तो 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, P बराबर 6 है तो कक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी। D बराबर 10 है तो कक्षकों की संख्या 5। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बीच वाला दिया है इसको ये भरने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, पहले क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो स्टार्टिंग से हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या देखते हैं। तो परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और आविष्कारक कौन से हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। और आविष्कार किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश। हीलियम की परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 4। और खोज किसने की, तो लोकेयर ने। ठीक है दोस्तों, हीलियम की खोज लोकेयर ने। लिथियम, लिथियम की परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान कितना होता है, तो 7। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखते चलिएगा इसको। बेरिलियम की हो जाएगी परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों। बोरान की हो जाएगा 5, परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान 11। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखते चलिएगा। कार्बन की हो जाएगी 6, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 6। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 7, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14। और इसकी खोज किसी ने की, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने। आविष्कारक कौन है, तो रदरफोर्ड है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 8, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16। खोज किसने की, आविष्कारक सील या प्रिस्टले ने इसका आविष्कारक है। फ्लोरीन की खोज, यानी फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान कितना होता है, 19। नियॉन की परमाणु संख्या 10, परमाणु द्रव्यमान 20। सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 और आविष्कारक डेवी। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान 24। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, 30 तक कम से कम याद कर लीजिएगा इन सभी को, द्रव्यमान और परमाणु संख्या। एक क्वेश्चन जरूर न जरूर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, इससे सिलिकॉन, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, द्रव्यमान 28। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान 31। सल्फर की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान 32। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान 35.5। क्लोरीन की खोज आविष्कारक CW सीले। आर्गन की परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान 40। के पोटेशियम 19 परमाणु संख्या और 40 क्या है, द्रव्यमान हम लोग का। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नोट है हम लोग का, बर्जीलिस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो तत्वों के नाम 1 या 2 से अक्षरों से सूचित किया जाता है, किसने सुझाव दिया, तो बर्जीलियस का ये सुझाव था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है। तो जो रासायनिक प्रतीक का जो पहला अक्षर होता है हमेशा क्या होता है, तो बड़ा अक्षर होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको कैसे दर्शाते हैं, तो जेड से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो खोजकर्ता कौन है, तो मोजले। ठीक है दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। तो किसी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। तो परमाणु संख्या हमेशा क्या होती है, हम लोग की पूर्णांक में होती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखते चलिएगा। जैसे है एक साधारण अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, हम लोग की परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो परमाणु संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन P बराबर Z। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस परमाणु या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो जैसे है हम लोग ए को क्या दर्शाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, या ए बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर क्या होता है हम लोगों का, न्यूट्रॉन बराबर A-Z। ठीक है दोस्तों, यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे आगे दोस्तों कल हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम लोग इसका क्वेश्चन भी आया है दोस्तों, पूछा हुआ, तो इससे हम लोग कल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर इसे 10 जो क्वेश्चन है उसको लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या निकालना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसे कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।